को मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका। ये तमस ऑडियो बुक का चौथा भाग लेके आज मैं आई हूँ, जिसमें हम छठे अध्याय से शुरू करेंगे। प्लीज़ सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप पहले 3 भागों को भी सुन लें। धन्यवाद। अध्याय 6। साप्ताहिक सत्संग की समाप्ति से पहले पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी सदा की तरह मंत्र पाठ करने लगे। इस मंत्र पाठ की वह सत्संग रूपी यज्ञ की अंतिम आहुति कहा करते थे। गिने चुने इन विशिष्ट मंत्रों तथा श्लोकों में भारतीय संस्कृति का सार पाया जाता था और वर्षों के आग्रह के बाद वानप्रस्थ जी ने सभी सभासदों को ये मंत्र कंठस्थ करवा दिए थे। वेदी पर बैठे आंख बंद कर, हाथ जोड़ और सिर नवाकर वानप्रस्थ जी मंत्रोच्चारण करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सारे सत्संग में अकेले वानप्रस्थ जी ही थे जो संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी वेदांग पढ़ रखे थे, इसलिए जब वे पढ़ते तो कभी उच्चारण में भूल नहीं होती थी, बल्कि लगता एक एक शब्द पूरी समझबूझ के साथ दिल की गहराइयों में से निकल रहा है। उपनिषद के श्लोक के बाद उन्होंने गीता के 2 श्लोक पढ़े। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, सभासद साथ साथ गुनगुनाने लगे। कुछ लोग उच्चारण में पीछे छूट गए। इस कारण वानप्रस्थ जी के पढ़ चुकने के बाद भी सभा में से कुछ देर तक गुनगुनाती हुई आवाज़ें आती रहीं। अंत में शांति पाठ हुआ और सारा हॉल पुरुष स्त्रियों के कंठ से गूंजने लगा, क्योंकि शांति पाठ का मंत्र सभी को कंठस्थ था। ऊर्ध्यो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पते। सचमुच ऐसा जान पड़ने लगा जैसे शांति का लौकिक प्रभाव वायुमंडल में छाने लगा है। चारों ओर शांति व्यापने लगी है और इन मुक्त कंठों से निकलने वाली शांति की ध्वनि घर घर तक पहुंच रही है। अंतिम आहुति में सचमुच सभी को बड़ा आनंद आता था। मंत्रोच्चारण के बाद एक प्रार्थना की गीत गाया जाता और उसमें भी समस्त चर अचर जगत के सुख की कामना की जाती। ताली बजा कर वानप्रस्थ जी गा रहे थे। सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। पुण्यात्मा जी के आग्रह पर सत्संग में परंपरागत आरती का गायन बहुत कम कर दिया गया था, क्योंकि उसमें मैं मूर्ख खल कामी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो वानप्रस्थ जी के विचार अनुसार हीन भावना पैदा करते थे। उसी तरह किन्हीं खन्ना जी का लिखा हुआ वह गीत भी निकाल दिया गया, जिसमें हम सब ही पुत्र कुपुत्र तेरे की चर्चा की गई थी, जो वानप्रस्थ जी को मंजूर नहीं था। अंतिम आहुति समाप्त हुई। इसके बाद सभा को विसर्जित हो जाना था, परंतु सभासद बैठे रहे, क्योंकि मंत्री जी को कोई ज़रूरी सूचना देनी थी। मंत्री जी उठे, पर उठकर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सभा विसर्जन के बाद अंतरंग सभा के सदस्य कृपया बैठे रहें, एक ज़रूरी विषय पर विचार करना है। इस ज़रूरी विषय के बारे में भी सभासदों को खटका पहले से था। वानप्रस्थ जी के भाषण में भी बार बार इस विषय का संकेत मिलता रहा था, यहाँ तक कि प्रवचन देते समय वानप्रस्थ जी स्वयं अत्यधिक विचलित और भावोद्वेलित हो उठे थे। उनका चेहरा तमतमाने लगा और होंठ भड़बड़ाने लगे, विशेष रूप से जब उन्होंने आवाज़ ऊंची की। मर्मभेदी आवाज़ में पंक्तियाँ पढ़ी।
फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने, नेमत फलक ने छीन ली दौलत ज़मीन ने। इसलिए सभी लोग जानते थे कि अंतरंग सभा किस विषय पर विचार करने जा रही है। मंत्री जी की सूचना के बाद लोग उठने लगे, सभा विसर्जित होने लगी। लोग मंदिर के 7 दरवाज़ों में से निकल निकल कर बरामदे में आना अपना अपना जूता खोजकर पहनने लगे। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश करते समय जानबूझकर दाएं पैर का जूता एक दरवाजे के सामने और बाएं पैर का जूता तीसरे दरवाजे या चौथे दरवाजे के सामने छोड़ देते थे, ताकि सत्संग के बाद जूतों का पुनः मिल जाना सुनिश्चित हो। इसलिए बरामदे में थोड़ी देर के लिए भीड़ सी बनी रही। यूँ भी सभा विसर्जन के बाद 2-2, 4-4 आदमी बरामदे में खड़े बतियाते रहा करते थे। और आज तो शहर की स्थिति की चर्चा हर एक की ज़बान पर थी। वानप्रस्थ जी अपने मर्मस्पर्शी भाषण के बाद अभी भी वेदी पर ही बैठे थे। वह अभी भी उत्तेजित जान पड़ रहे थे और उनका चेहरा दमक रहा था। तभी आंगन में से कुछ लोग मंदिर के अंदर आते दिखाई दिए। बरामदे में खड़े छिटपुट लोग उन्हें पहचान गए। वे शहर की अन्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं के गणमान्य अधिकारी थे। उनके पीछे 5-7 सिख सज्जन भी अंदर आते दिखाई दिए। वे स्थानीय बड़े गुरुद्वारे में से आए थे। इन्हें भी अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया था। अंतरंग सभा की बैठक शुरू हुई। मंत्री जी ने, जो दुबले पतले किंतु बड़े जोशीले सज्जन थे, नगर की बिगड़ती स्थिति का ब्यौरा दिया। कुछ उड़ती अफवाहों की भी चर्चा की। मस्जिद के सामने पाई गई सूअर की लाश का भी जिक्र किया। यह भी बताया कि जामा मस्जिद में लाठियाँ, भाले और तरह तरह के असला बहुत दिनों से इकट्ठा किया जा रहा है। नगर की स्थिति का ब्यौरा देने के बाद मंत्री जी ने विषय पर गंभीरता से विचार करने और अपने अपने सुझाव पेश करने का अनुरोध किया। यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। आवाज़ वानप्रस्थ जी की थी, जो वेदी पर बैठे अपना हाथ उठाकर बड़ी गंभीरता से कह रहे थे, इस विषय पर किसी दूसरी जगह बैठकर विचार करना चाहिए। और वानप्रस्थ जी वेदी पर से उतर आए और मंदिर के पिछवाड़े की ओर हो लिए। अंतरंग सभा के सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। मंदिर के पिछवाड़े से सीढ़ियाँ चढ़कर वानप्रस्थ जी सभी को एक छोटे से कमरे में ले गए, जहाँ मंदिर का साज सामान रखा रहता था और कुछ एक कुर्सियाँ और बेंच रखे रहते थे। सभी लोग के बैठ जाने पर पुण्यात्मा जी धीर गंभीर आवाज़ में बोले, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है। जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। सदस्य ध्यान से सुनते रहे। बात दो टूक थी, लेकिन वानप्रस्थ जी के मुंह से सुनते हुए कुछ लोगों को तनिक झेप हुई। अधिकांश सदस्य व्यापारी लोग थे और बड़ी उम्र के थे। कुछ नौकरी पेशा थे, 2-1 वकील थे। चिंतित तो सभी थे, लेकिन वानप्रस्थ जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। उन्हें अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाया कि शहर की स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है कि घरों में तेल के कनस्तर रखने की नौबत आ गई है। वे अभी भी समझते थे कि छोटी मोटी घटनाओं के बाद सरकार स्थिति पर काबू पा लेगी, शरारत को दबा देगी और फसाद नहीं होने देगी। इस पर एक सज्जन ने मंत्री जी से पूछा, युवक समाज का काम ठंडा पड़ा हुआ है। देवव्रत जी को आपने और कामों में लगा रखा है। मैं समझता हूँ युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए।
200 लाठियाँ आज ही मंगवाकर बांट दी जाए। इस पर सभा के दानवीर प्रधान जी, जो शहर के जाने माने व्यापारियों में से थे, सिर हिलाकर बोले, यह रकम मैं दूंगा, आप आज ही दो 100 लाठियाँ मंगवा कर युवकों को बांट दें। वाह वाह की आवाज़ सुनाई दी। उपस्थित सज्जनों ने प्रधान जी की उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीच में से एक सदस्य की आवाज़ आई, यही तो हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हम प्यास लगने पर कुआं खुदवाते हैं। आज जब हालत बिगड़ रही है और मुसलमान जामा मस्जिद में असला इकट्ठा कर रहे हैं, हम लाठियां खरीदने जा रहे हैं। इस पर मंत्री जी छूटते ही बोले, इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। युवक समाज पूरी तरह से सक्रिय है और इस ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वयं वानप्रस्थ जी तन मन के साथ इस काम में रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त वानप्रस्थ जी हिंदू संगठन के पुण्य कार्य के बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। उनकी उदारता के ही बल पर हमारे अनेक काम संपन्न हो रहे हैं। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। तभी बाहर से आए सज्जनों में से एक वयोवृद्ध सज्जन, जो देर से अपनी छड़ी पर ठुड्डी रखे बैठे थे और जिन्होंने एक एक करके अपनी दोनों टांगें कुर्सी पर चढ़ा ली थी, अपनी पतली तीखी आवाज़ में बोले, भरावो यह सब ठीक है, पर मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी न पियो और डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यह बखेड़ा यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। उससे मिलो और उसे समझाओ कि हिंदुओं के जान माल को बहुत खतरा है। डिप्टी कमिश्नर के पास जाना आवश्यक है, ज़रूर, लेकिन लाला जी, अपनी रक्षा तो अपने हाथों होगी। वानप्रस्थ जी ने कहा, ओ महाराज, बच्चों को लाठी चलाना ज़रूर सिखाओ, नेजा और तलवार चलाना भी सिखाओ, सूरमा बन जाएंगे हमारे बेटे। पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलो, उससे कहो कि शहर में फसाद नहीं होने दें। डिप्टी कमिश्नर का बड़ा दबदबा है, वह चाहे तो चीड़ी नहीं फड़क सकती। आज इतवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने कहा, मैं कहता हूँ घर पर जाकर मिलो, यही वक्त है। यहीं से कुछ लोग उठकर सीधे डिप्टी कमिश्नर से मिलने चले जाओ। इस पर एक सज्जन ने सूचना देते हुए कहा, मैंने सुना है एक वफ्द पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलने चला गया है। कौन लोग हैं उसमें? उसमें कुछ कांग्रेसी, कुछ लीगी और कुछ शहर के और लोग हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। वह वफ्द क्या करेगा? हिंदुओं सिखों को अलग से जाकर मिलना चाहिए। उसे तो यह बताना है कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी साथ होंगे तो तुम डिप्टी कमिश्नर को क्या कह सकते हो? यह सारा काम कांग्रेसियों ने बिगाड़ा हुआ है। उन्होंने ही मुस्लिमों को सिर पर चढ़ा रखा है। शरारत तो बहुत बढ़ रही है, इसमें तो शक नहीं। एक सिख सज्जन बोले, सुना है एक गाय भी काटी गई है। माई सत्तो की धर्मशाला के बाहर उसके अंग फेंके गए हैं। मैं नहीं जानता कहाँ तक यह खबर ठीक है, लेकिन सुनने में ज़रूर आया है। इस पर वानप्रस्थ जी का चेहरा तमतमाने लगा और उनकी आंखों में खून उतर आया, पर वह कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मौन बैठे रहे। गोवध हुआ तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, मंत्री जी उत्तेजित होकर बोले। कुछ देर तक सभी चुप रहे। अगर यह बात सचमुच ठीक है तो इसके पीछे गहरी शरारत है। मुसलमान जो न करे कम है। इस पर शहर के हिंदू सिखों को व्यापक रूप से संगठित करने, आत्मरक्षा की साक्षी योजना बनाने के लिए सुझावों पर विचार किया जाने लगा। मोहल्ला कमेटियों की क्या स्थिति है? एक सज्जन ने पूछा। यहाँ मोहल्ला कमेटियाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सभी मोहल्लों में मुसलमान घुसे बैठे हैं। यह शहर ही की इस
बेढब्बे से बना है कि हर मोहल्ले में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी। मोहल्ला कमेटियाँ क्या कर सकती हैं? हर बात की खबर मुसलमानों को हो जाती है। 1926 के फसादों के बाद 2-3 मोहल्ले ऐसे बने हैं जिनमें हिंदुओं ने आंखें खोलकर मकान बनवाए हैं, जैसे नया मोहल्ला, राजपुरा आदि, जो अलग से हिंदुओं सिखों के हैं, वरना सभी में मुसलमान घुसे हुए हैं। मोहल्ला कमेटियों के बारे में देर तक गंभीरता से विचार हुआ। एक उप समिति भी बनाई गई जो फ़ौरन इन मोहल्ला कमेटियों के साथ संपर्क स्थापित करे। ऐसी योजना पर भी विचार किया जाने लगा कि खतरे के वक्त यह संपर्क कैसे कायम रहे। तभी एक वयोवृद्ध सज्जन ने सुझाव दिया, शिवालय पर लगे घड़ियाल की जांच भी करवा लीजिए। क्यों, उसे क्या हुआ? यूं ही एहतियात के लिए रात के वक्त ही खतरे की घंटी बजानी पड़ जाए तो कम से कम वह काम तो करता हो। यह न हो कि रस्सी खींचो तो रस्सी ही टूट जाए, घड़ियाल ही न बजे। शहर के ऐन बीचों बीच एक टीले पर स्थित शहर की पुराना मंदिर था। उसी को लोग शिवाला कहते थे। आसपास दुकानें थीं। वहीं पर मंदिर के ऊपर यह घड़ियाल भी किसी ज़माने में लगाया गया था। अरसा भी तो बहुत हो चुका है, वयोवृद्ध कह रहे थे। 1927 में लगवाया था या शायद इससे भी पहले। इस पर एक सज्जन के मुंह से सहसा निकल गया, नहीं बजे तो अच्छा है, भगवान कभी न बजवाए। इसी भाव ने हमें कायर बना दिया है। वानप्रस्थ जी तुनक कर बोले, बात बात पर खतरे से डरना, इसी कारण म्लेच्छ हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, हमारे युवकों को कड़ा और बनिया कहकर पुकारते हैं। लोग फिर चुप हो गए। धारणाएं ज़रूर सभी उपस्थित लोगों की एक जैसी थीं, लेकिन वे वानप्रस्थ जी की भांति उत्तेजित नहीं थे। वे भी मानते थे कि मुसलमान शरारत करेंगे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि फसाद फूट पड़े, क्योंकि इससे सचमुच हिंदू सिखों की जान और माल को खतरा था। दूर तक उपायों और साधनों पर विचार होता रहा, रक्षा संबंधी उपायों पर भी और फसाद को रोकने के उपायों पर भी। अनेक सुझाव पेश किए गए। मोहल्ला कमेटियां बनाई जाएं, वॉलंटियर कोर बनाए जाएं, जो शहर के सभी हिंदुओं सिखों के संगठनों के बीच संपर्क रखे। कड़वे तेल के अतिरिक्त रेत और पानी का इंतज़ाम किया जाए। इस गंभीर विचार विमर्श के बीच बार बार किसी राग की स्थायी पंक्ति की भांति वयोवृद्ध अपना सुझाव बार बार दोहराते रहते। ओ भरावो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी न पियो, डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यहीं से उठकर कुछ लोग उसके पास चले जाओ, मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अंत में यही तय पाया कि मंत्री जी पीछे रुक जाएं, तेल और कोयला और लाठियों से संबंधित निर्णयों के बारे में घर घर चपरासी भेजकर सदस्यों को सूचित करें, अन्य संगठनों से संपर्क स्थापित करें, चौकीदारों के लिए गोरखों का प्रबंध करें, शिवालय वाले घड़ियाल की मरम्मत के लिए सनातन धर्म सभा के मंत्री जी से बातचीत करें, युवक सभा को चौकस करें, जबकि अंतरंग सभा की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सभी सज्जन उसी वक्त टांगों पर बैठकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर रवाना हो जाए। वानप्रस्थ जी को छोड़कर, क्योंकि आध्यात्मिक उपदेश देने वाले और सफ़ेद बाना पहनने वाले वानप्रस्थ जी का यह काम नहीं है कि दुनियावी बखेड़े में गृहस्थियों के पास घसीटते फिरे। घर पर पहुँचे तो दानवीर प्रधान जी को पता चला कि बेटा घर पर नहीं है। उनका माथा ठनका कि कहीं अभी से उस आंधी के लपेट में तो नहीं आ गया जो इस शहर में उठने वाली है। जिस समय वह घर की ओर लौट गया, उसी समय रणवीर अखाड़ा संचालक मास्टर देवव्रत के पीछे पीछे शहर की तंग गलियों में से एक गली के बाद दूसरी गली पार करता हुआ चला जा रहा था। मास्टर देवव्रत के साथ बोझिल बूटों की टाप गलियों की
दीवारों के साथ टकरा टकरा कर गूंज रही थी और उनके पीछे पीछे चलते हुए 15 साल के तरुण रणवीर के दिल में उमंगे लहरों की तरह उठ रही थी और रोम रोम पुलक रहा था। आज उसकी परीक्षा होगी और यदि वह परीक्षा में खरा उतरा तो उसे दीक्षा मिलेगी। शहर की कोई गली सीधी नहीं थी। एक गली थोड़ी दूरी तक सीधी चलती, फिर कुछ गज की ही दूरी पर एक और टेढ़ी गली उसमें आ मिलती थी। दोनों ओर के गहरे मकान उस पर झुके पड़ते थे। लगता उन्हीं के बोझ से गली टेढ़ी हो गई है। कभी कभी लगता अंधी गली में पहुंच गए हैं। आगे चलकर गली बंद मिलेगी, पर ऐन अंत तक पहुंचने पर एक सकरा सा रास्ता बाईं या दाईं ओर को निकल गया होता। देवव्रत के पटपटाते बूट सभी गलियों में पहचाने जाते थे। रणवीर उम्र में छोटा था, इसी कारण उसकी आंखों में अभी भी कुतूहल और सरल विश्वास झलकते थे। उसमें वह संजीदगी नहीं थी जो विशिष्ट परीक्षण के लिए ज़रूरी है, पर संजीदगी न सही उत्साह तो था। मास्टर जी के आदेश पर मर मिटने की क्षमता तो थी, दृढ़ संकल्प तो था। रणवीर जब इससे भी छोटा था तो मंत्रमुग्ध सा मास्टर जी के मुंह से वीरों की कहानियाँ सुना करता था। जब राणा प्रताप की आधी बची हुई रोटी बिल्ली खा गई थी और उन्हें पहली बार अपनी निस्सहाय स्थिति का बोध हुआ था, शहर के आसपास के पहाड़ों को देखता तो उन पर उसे भी चेतक घोड़ा दौड़ता नजर आता। कभी कभी किसी चट्टान पर घोड़े की पीठ पर बैठे शिवाजी नजर आते, दूर दूर के लश्करों की ओर देखते हुए। जब शिवाजी मलिच्छ सरदार से बगलगीर हुए थे, मास्टर जी ने ही रस्सी की में तरह तरह की गांठें लगाना सिखाया था। मकान की दीवार फांद कर ऊपर चढ़ना, अग्निबाण और मेघबाण के गुण बताए थे। हवा में छोड़ा हुआ अग्निबाण आगे बढ़ता है, उसकी नोक घर्षण के कारण चमकती है, उसमें से अंगारे फूटते हैं। महाभारत के युद्ध में ऐसा ही अग्निबाण छोड़ा गया था। हवा को काटता चला जा रहा था। फिर वह कौरवों के एक योद्धा की ढाल से जा लगा। ढाल में से अंगारे फूटने लगे, पर तीर फिर भी आगे बढ़ता गया। अग्निबाण की यही विशेषता, वह गिरता नहीं, वह बाण घूमता है, समस्त रणभूमि में घूमता है और चारों ओर से आग की लपटें उठने लगती हैं। कहीं किसी योद्धा के मुकुट को छू लिया, वहाँ आग की लपट निकलने लगी। किसी रथ के छत्र से जा लगा, छत्र जलने लगा। चारों ओर घूमता हुआ बाण उस समय तक घूमता रहता जब तक धू धू करके चारों ओर आग नहीं जलने लगती। फिर बाण लौट आता, शत्रु की छावनी को जलाकर विजयी सैनिकों के भांति। उसमें से प्रकाश फूट रहा होता, देखते ही आंखें चुंधिया जाती थी। हवा को चीरता हुआ आता है, लगता है हवा को आग लगाता जा रहा है। मास्टर जी की ही मुंह से उसने सुना था कि वेद में सब लिखा है, विमान बनाने का ढंग, बम बनाने का ढंग। उन्हीं के मुंह से योग शक्ति की महिमा भी सुनी थी। जिस मनुष्य में योग शक्ति है वह सब कुछ कर सकता है। हिमालय की तलहटी पर एक योगी राज योग साधना कर रहे थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। एक दिन जब वे समाधि में थे तो एक म्लेच्छ उनकी समाधि भंग करने के लिए वहाँ जा पहुँचा। म्लेच्छ तो गंदे लोग होते हैं। म्लेच्छ नहाते नहीं, पाखाना करके हाथ नहीं धोते, एक दूसरे का झूठा खाते हैं, समय पर शौच नहीं जाते। तो वह गंदा म्लेच्छ योगी जी के सामने खड़ा उन्हें घूरता रहा। उसकी कलुषित छाया पड़ने की देर थी कि योगी जी ने अपने नेत्र खोले। आँखों में से ऐसी देवी ज्योति निकली कि म्लेच्छ वहीं खड़ा खड़ा भस्म हो गया। रणवीर की आंखों के सामने बार बार म्लेच्छ घूम जाते थे। पड़ोस में सड़क के किनारे बैठा मोची म्लेच्छ है,
घर के सामने टांगा हाँकने वाला गाड़ीवान मृक्ष है। मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाला हमीद मृक्ष है। गली में मंजीशा मांगने वाला फ़कीर मृक्ष है। पड़ोस में रहने वाला परिवार मृक्षों का है। वैसा ही कोई मृक्ष योगीराज की साधना भंग करने का हिमालय पर जा पहुंचा होगा। आज अपने 8 साथियों में से अकेले रणवीर को दीक्षा के लिए चुना गया था। देवव्रत जी से सभी को डर लगता था। वह खाकी निक्कर के नीचे काले रंग का डबल बूट पहनते थे और कड़कड़ी आवाज़ में बोलते थे और किसी को भी किसी समय ढूंढ सकते थे। पर यह परीक्षण गुप्त था। केवल दीक्षित युवक ही इसके बारे में कुछ जानते थे और वे कभी भी इसके रहस्य नहीं बतलाते थे। गलियां उजड़ी हुई थी। एक जगह रणवीर को लगा जैसे कुछ दूरी पर गली अंधकार के घने कुंज में खो गई है, परंतु पास पहुंचने पर पता चला किसी घर की दीवार टूटी हुई थी और खप्पे में से अंधेरा झांक रहा था। एक जगह देवव्रत जी के कदम रुक गए। रणवीर का दिल अभी भी उत्साह और उमंग से बल्लियां उछाल रहा था। हालांकि इस निर्जन गली में पहुंचकर वह कुछ सहम सा गया था। लंबी दीवार में एक धूसर सा दरवाज़ा था जो भिड़ा हुआ था। मास्टर जी ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेल कर खोल दिया। सामने एक चौड़ा सा आंगन था जिसके पार एक कोठरी के दरवाजे पर टाट का पर्दा लटक रहा था। आंगन में बाईं ओर ईंटों पत्थरों का ढेर लगा था। रणवीर को यह जगह बड़ी बीहड़ सी लगी। आंगन पार करके मास्टर जी ने कोठरी के दरवाजे को थपथपाया। अंदर कोई खखारा, फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं हूँ देवव्रत। दरवाज़ा खुला। सामने स्कूल का बूढ़ा गोरखा चौकीदार खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने हाथ बांध दिए। कोठरी के अंदर अंधेरा था। उसमें एक और खाट बिछी थी और उस पर मैली सी दरी बिछी थी। दाईं ओर दीवार के सहारे एक लाठी रखी थी। पास ही एक चीलम उल्टी रखी थी। दीवार में खूंटी से चौकीदार का खाकी रंग का लंबा गर्म कोट टंगा था और उसी के ऊपर उसी खूंटी के सहारे काले रंग का म्यान में बंद कीरच लटक रही थी। इतने में बाईं ओर से मुर्गियों के कुड़कुड़ाने की आवाज़ आई। रणवीर के गर्दन ने घुमाकर देखा। एक बड़ी सी टोकरी में 5-6 सफ़ेद रंग की मुर्गियां बंद थीं। रणवीर को बाजू से पकड़कर मास्टर जी पिछले आंगन में ले आए। यह आंगन छोटा था और दूसरी ओर साथ वाले मकान की ऊंची दीवार खड़ी थी। गोरखा एक हाथ में एक मुर्गी उठाए, दूसरे हाथ में छुरा लिए उनके पीछे पीछे चला है। इधर दीवार के पास बैठ जाओ रणवीर और इस मुर्गी को काटो। दीक्षा से पहले तुम्हें अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा। उन्होंने रणवीर को बाजू से पकड़ा और उसे आगे ले आए। आर्य युवकों के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की दृढ़ता की ज़रूरत है। छुरी हाथ में लो और उधर बैठ जाओ। रणवीर को लगा जैसे सहसा चारों ओर भयानक चुप्पी छा गई, भयानक सन्नाटा। दाईं ओर टूटी ईंटों का ढेर था जिस पर जगह जगह मुर्गियों का पंख बिखरे पड़े थे। ढेर के पास नीचे पत्थर की एक सिल थी जो मुर्गियों के खून से काली पड़ गई थी। इधर बैठ जाओ। मुर्गी का एक पैर अपने दाएं पैर के नीचे दबा दो। रणवीर के हाथ में छुरा देते हुए उन्होंने मुर्गी के दोनों पंख पकड़कर एक दूसरे में खोस दिए। एक पंख के नीचे दूसरा पंख खोसा, फिर ऊपर वाले पंख को मोड़कर पहले पंख के नीचे दे दिया। मुर्गी जोर से कुड़कुड़ाई, पर पंख बंध जाने से उसका फड़फड़ाना बंद हो गया। लो पकड़ो, मास्टर जी ने कहा और रणवीर के पास बैठ गए। अब चलाओ छुरी। पर रणवीर के माथा पर पसीना आ गया और उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। मास्टर जी समझ गए कि उसे मतली आने लगी है। रणवीर,
उन्होंने चिल्ला कर कहा और एक सीधा थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रणवीर दोहरा होकर ज़मीन पर आ गिरा। उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। गोरखा अभी भी उसके पीछे खड़ा था। रणवीर को रुलाई आ रही थी और वह बुरी तरह से व्याकुल हो उठा था, लेकिन थप्पड़ खाने से उसकी गलती बहुत कुछ जाती रहती थी। उठो रणवीर, मास्टर जी ने डपट कर कहा। रणवीर उठा और बोझिल त्रस्त आंखों से मास्टर जी की ओर देखने लगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उन्होंने मुर्गी का पैर अपने दाएं बूट के नीचे दबाया। मुर्गी की आंखें पहले से मुड़ने लगी थीं। मास्टर जी ने उसका गला अपने बाएं हाथ में लिया और छुरी को केवल एक ही बार उसके गले पर फेर दिया। खून की धार फूट पड़ी। कुछ बूंदें मास्टर जी के बाएं हाथ पर थी, पर मास्टर जी ने मुर्गी को छोड़ा नहीं। मुर्गी का सिर तो अलग होकर उनके बूट के पास ही पड़ा था, लेकिन मास्टर जी बाएं हाथ से उसका गर्दन की नली को नीचे की ओर दबाए रहे। सफ़ेद सी नली बाहर आने के बाद उछल रही थी, जिसे मास्टर जी अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दबाए हुए थे। मुर्गी का सारा शरीर कांप रहा था। मास्टर जी जोर से नली को दबाए रहे और कुछ ही देर के बाद मुर्गी का बदन स्थिर हो गया और खून से सने मुट्ठी भर पंख रणवीर के सामने पड़े थे। मास्टर जी ने मुर्गी को एक ओर फेंक दिया और उठकर खड़े हो गए। अंदर से एक और मुर्गी ले आओ, उन्होंने गोरखा से कहा। तभी उन्होंने देखा रणवीर ने वहीं बैठे बैठे कै कर दी और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठा हाँफ रहा है। मास्टर जी का मन हुआ कि एक थप्पड़ रसीद कर दे, पर चुप खड़े रहे। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद धीमी आवाज़ में बोले, एक और अवसर तुम्हें दिया जाता है। जो युवक एक मुर्गी को नहीं मार सकता, वह शत्रु को कैसे मार सकता है। थोड़ी देर तक हाँफते रहने के बाद रणवीर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। पेट में से जो अकुलाहट पैदा हुई थी वह धीरे धीरे शांत होने लगी। 5 मिनट तुम्हें और दिए जाते हैं। इस बीच भी अगर तुम इसे नहीं काट पाए तो तुम्हें दीक्षा नहीं दी जाएगी। और मास्टर जी घूमकर कोठरी के अंदर चले गए। 5 मिनट बाद जब देवव्रत जी कोठरी में से निकल कर आए तो एक मुर्गी दीवार के पास छटपटा रही थी और खून के छींटे उड़ रहे थे। रणवीर अपना दायां हाथ घुटनों के बीच दबाए बैठा था, जिसे देखकर मास्टर जी समझ गए कि मुर्गी ने हाथ पर चोंच मारी है और रणवीर केवल उसे जख्मी कर पाया है, उसकी गर्दन पूरी तरह से काट नहीं पाया। रणवीर बड़ी कठिनाई से मुर्गी को दबोचे और जैसे तैसे उसकी हिलती गर्दन पर ही छुरा चला दिया था और फिर खून निकलता देखकर ही रणवीर ने उसे छोड़ दिया था। मुर्गी बार बार ज़मीन पर से उछल रही है। एक एक गज ऊंची उछलती और नीचे गिरने पर उसके पंख और भी बिखर जाते और गर्दन में से रिश्ते खून से ज़मीन पर एक और चित्ता पड़ जाता और मुर्गी फिर से उछलती और खून के छींटे उड़ने लगते। पर रणवीर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उठो रणवीर, मास्टर जी ने कहा और पास आने पर रणवीर की पीठ थपथपाई। शाबाश, तुम में दृढ़ता है, संकल्प शक्ति है, भले ही हाथ में ताकत अधिक नहीं है, तुम दीक्षा के अधिकारी हो। कहते हुए मास्टर जी ज़मीन की ओर झुके और पत्थर की सील पर पड़े खून से अपनी उंगली भिगोकर रणवीर के माथे पर खून का टीका लगा दी। रणवीर अभी भी बेसुध सा खड़ा था। उसका सिर अभी भी चकरा रहा था, लेकिन अर्धचेतन में भी मास्टर जी का वाक्य सुनकर उसे संतोष हुआ। अन्य सभी चीज़ों का प्रबंध कर लिया गया था, पर युवकों को तेल उबालने के लिए बड़ी कढ़ाई नहीं मिल रही थी। खिड़की के दासे पर 3 चाकू, एक छुरा, एक छोटी सी किरपान साथ साथ जोड़कर रख दिए गए थे।
कमरे के एक कोने में 10 लाठियां रखी थीं, जिनके सिर पर पीतल के मूर और नीचे मेखें गाड़ दी गई थी। दीवार के साथ एक एक के साथ एक 3 कमान लटक रहे थे। बोधराज लेटकर बाण चला सकता था, शब्दभेदी बाण चला सकता था, शीशे में अक्स देखकर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। बाणों के सिर पर लगाने के लिए वह धातु की तिकोन नोकें बनवा लाया था और अपने साथियों से उनकी संभावनाएं बयान करता रहता था। इसकी नोक पर संखिया रगड़ दे तो यह विषबाण बन जाएगा। इसके आगे मुश्क काफूर लगा दे तो अग्निबाण बन जाएगा। जहाँ चोट करेगा वहीं आग लगेगी। नीला थोथा लगा दे तो बाण जहाँ लगेगा वहीं उसमें से जहरीली गैस निकलेगी। धर्मदेव कहीं से खाली कारतूसों का पेटी उठा लाया था। उसे भी दीवार पर लटका दिया गया था ताकि सभी ओर से शस्त्रों का आभास मिलता रहे। रणवीर ने कमरे के अंदर ही दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में शास्त्रागार शब्द लिख दिया था। परवान प्रस्थी जी ने तेल के विषय में जो आदेश भेजा था उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। युवक संघ के सदस्यों में से किसी के भी घर में इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी जिसमें पूरा एक कनस्तर तेल उबाला जा सके। यों तेल का कनस्तर मुहैया कर लिया गया था जो एक और दीवार के साथ रखा था। इसके लिए सभी युवकों ने 4-4 आने जमा किए थे और बाकी कुछ पैसे बाद में अदा करने का वचन देकर कनस्तर पंसारी की दुकान से उठा लाए थे। तेल की कढ़ाई मंदिर में भी नहीं थी जहां आए दिन सहभोज हुआ करता था। तभी संगठन के नायक बोधराज को एक विचार सूझा। कढ़ाई हलवाई की दुकान पर से लाई जा सकती है, पर उसकी दुकान पर तो ताला चढ़ा है। हलवाई रहता कहाँ पर है? नए मोहल्ले में रहता है। किसी ने उसका घर देखा है? बोधराज ने स्वयं देखा था, लेकिन वह नायक की हैसियत से इस समय यह छोटा काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। तभी रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, दुकान के ताले तोड़ दो। युवक के बदन में झुरझुरी हुई, परंतु सुझाव समय के अनुरूप था। नायक कुछ देर तक छत की ओर ताकता खड़ा रहा। गुट के संचालन बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ताला तोड़ते हुए युवक पकड़ा नहीं जाना चाहिए। किसी की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। नायक कमस्ट्रीट के बाबू मस्त नाम का बेटा था और स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मंडली में यही एक युवक था जो 2 जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। हाँ, ताला तोड़ दो, मगर यह काम छिपकर करना होगा। कौन तोड़ने जाएगा? मैं जाऊंगा, रणवीर ने आगे बढ़कर कहा। नायक ने रणवीर को सिर से पांव तक देखा और सिर हिला दिया। तुम्हारा कद छोटा है, ताला ऊपर को लगा होगा तो तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा। नहीं, ताला नीचे लगा है, मैंने देखा है, मैंने कई बार देखा है। रणवीर बहुत बढ़ के बात करता था, नायक को अखरता था, पर लड़का चुस्त भी था, बहुत तेज दौड़ता था, हर काम फुर्ती से करता था। इसमें अनुशासन की कमी थी। नायक मन ही मन जानता था कि रणवीर जैसे भी होगा कढ़ाई ले आएगा, लेकिन वह लापरवाही बरत सकता है, कहीं कोई भूल भी कर सकता है जिससे मंडली के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तुम और धर्मदेव दोनों आओ। नायक ने अपना निर्णय दिया, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता न चल पाए कि तुम ताला तोड़कर कढ़ाई लाए हो। और उस वक्त जाओ जब सड़क खाली हो, और दोनों एक साथ नहीं जाओ, अलग अलग जाओ। चौराहा पार करने पर ही नाले के पार बाईं ओर हलवाई की दुकान थी। दुकान के पीछे ही रणवीर को कुछ हिलता नजर आया। उसे हलवाई की सफ़ेद पगड़ी नजर आई। तो इसका मतलब है हलवाई आ गया है और दुकान खोलने जा रहा है। पर हलवाई वहीं पर दुकान के पीछे डोल रहा था। क्या बात है, हलवाई वहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है? क्या यह हलवाई ही है या कोई और आदमी?
कोई म्लेच्छ उसकी दुकान लूटने तो नहीं चला आया। रणवीर ने ध्यान से देखा, हलवाई ही था। अपनी दुकान का पिछला दरवाज़ा खोल रहा था। सड़क खाली थी। इस समय सड़क यूं भी खाली रहती थी। कोई इक्का दुक्का खोमचे वाला या आ जाए तो आ जाए, या कभी इक्का दुक्का तांगा। इस सड़क पर केवल शाम के वक्त की रौनक होती थी। दोनों युवक बारी बारी से सड़क पार कर गए। तुम उसे बातों में लगा देना, मैं अंदर से कढ़ाई उठा लाऊंगा, रणवीर ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वह हमारा हिंदू भाई है, अपने आप दे देगा। मैं उससे कढ़ाई मांगूंगा, तू नहीं मांगना। चल वे चल बौने, तू अपने को समझता क्या है। पीछे की ओर से दोनों युवक दुकान की ओर बढ़े। दुकान का दरवाज़ा खुला था, पर हलवाई बाहर नहीं खड़ा था। वह ज़रूर अंदर चला गया होगा। सड़क के किनारे रहते हुए भी दुकान के अंदर अंधेरा था। तेल और घी और मैल से चीकट तख्तों पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दुकान के अंदर से समोसों की बू आ रही थी। रणवीर ने अंदर से झांक कर देखा। क्या है? अंदर से आवाज़ आई। आज दुकान बंद है। दोनों युवक अंदर दाखिल हो गए। एक ओर को खड़ा हलवाई मैदे का 3 बोरी में उंडेल रहा था। दरवाजे के बाहर सहसा किसी का चेहरा देखकर ठिठक गया था। आओ आओ, हलवाई ने मुस्कुराकर कहा। आज कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सोचा थोड़ी रसद निकाल कर घर लेता जाऊं। शहर की हवा अच्छी नहीं है। बेटा, तुम्हें भी घर जब बैठना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। उठा लो वह कढ़ाई, रणवीर ने धर्मदेव को हुक्म दिया। धर्मदेव पिछली दीवार के साथ लगी कढ़ाइयों की ओर बढ़ा। जाति की रक्षा के लिए कढ़ाई ले जाई जा रही है। संकट समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी। बात हलवाई की समझ में नहीं आई। क्या बात है? कौन हो तुम? किस लिए कढ़ाई की ज़रूरत पड़ गई? क्या कोई शादी ब्याह है? पर दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीच वाली कढ़ाई उठा लो, वह सामने रखी है। रणवीर ने फिर कहा। ठहरो ठहरो, बताओ तो बात क्या है? किधर ले जा रहे हो कढ़ाई? बाद में पता चल जाएगा। उठाओ जी कढ़ाई। वह ऐसे भी कोई करता है? न पूछा न मांगा, अपने आप कढ़ाई उठा ली। पहले बताओ बात क्या है? कौन हो तुम? तभी रणवीर ने अपने कुर्ते के जेब में से हाथ डाला और फिर चिल्लाकर बोला, तुम नहीं दोगे कढ़ाई? और वह उछला। पेशतर इसके कि हलवाई कुछ कहे, उसके दाएं गाल पर खून की धार बह रही थी। एक बार उछलने के बाद रणवीर का हाथ फिर कुर्ते की जेब में चला गया। हलवाई दोनों हाथों से चेहरा ढांपे पैरों के बल हाय हाय करता बैठ गया। खून की बूंदें बराबर उसके गाल पर गिर कर फर्श पर पड़ रही थी। इस बात का किसी को पता न चले, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। धर्मवीर कढ़ाई उठाए नाला पार कर गया था। रणवीर थोड़ा ठिठक उसे थोड़ी दूर तक पर आने लगा। रणवीर सोच रहा था कि मारना मुश्किल नहीं है, इसे मैं आसानी से कत्ल कर सकता था। हाथ उठाया और बस। हाँ, लड़ना मुश्किल होता है, वह भी जब अगला आदमी मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए। पर छुरा घोंपकर मार डालना आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। घर की ड्योढ़ी में पहुंचकर धर्मदेव रुक गया। तुमने उसे मारा क्यों? रणवीर के पूछने पर धर्मदेव ने कहा, उसने हुज्जतबाजी क्यों की? पर धर्मदेव का गला सूख रहा था और ज़बान हकला रही थी। अगर किसी ने देख लिया होता तो? अगर हलवाई चिल्लाना शुरू कर देता तो? धर्मदेव ने थूक निगल पाने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं। कर ले जो करना चाहता है। तुम भी कर लो जो करना चाहते हो, रणवीर ने दबंग आवाज़ में कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अब अध्याय 7। दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पे मिलने आए। ज़रूर कोई बहुत ही ज़रूरी काम रहा होगा, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। चपरासी ने चिक उठा दी।
नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करता रहा और तैरती नज़र से शिष्टमंडल के सदस्यों की ओर देखता रहा। फिर मेज़ के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। 4 आदमी पगड़ी वाले थे और एक सूमी टोपी वाला, 2 गांधी टोपी पहने थे। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया कि इनसे निपटना कठिन नहीं होगा। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सदस्यों को डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत भली लगी। इससे पहले कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब तक रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायज़ा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्टों से वह सियासी आदमियों के बारे में समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाला वही ढीला ढाला आदमी बख्शी होगा जो 16 साल तक जेल काट चुका है। और नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श है, मुस्लिम लीग का कारकुन। साथ में मिशन का कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल हर्बर्ट भी आया था और ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ को भी पकड़ लाए थे, क्योंकि यह मेरा परिचित है। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बख्शी जी को मुखातिब होकर बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं, बख्शी जी बोले। बख्शी जी उत्तेजित थे। सुबह के सारे कार्यकलाप से वह खींच हुए थे। अपनी पहल कदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर गए थे। फिर वहाँ बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास ही शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया था और एक एक सदस्य को घर से पकड़ पकड़ कर इकट्ठा किया था और अपने साथ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज़ नहीं था। सरकार की तरफ से फ़ौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर में पर चीलें मंडराएंगी। उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया जो बार बार उनके जहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे, पर बख्शी जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नज़र मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेज़ी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी और रिचर्ड को वो सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों आंखों में ही दोनों ने मुस्कुराकर मानो एक दूसरे से कहा, ये लोग दुनियावी कामों में भी हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को ठकोरा। सरकार तो बदनाम है, मैं अंग्रेज़ अफसर हूँ। ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास नहीं है, उसकी बात को तो आप कहाँ सुनेंगे, रिचर्ड ने व्यंग से कहा और पेंसिल ठकोरता रहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है और आप सरकार के नुमाइंदे हैं। शहर की रक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है, बख्शी जी बोले और बोलते हुए उनकी ठुड्डी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है, रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शी जी की ओर देखकर बोले, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का, और जो आपस में लड़ें तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का। उसके होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। वह फिर जैसे संभल गया और बोला, लेकिन कहिए, हमें इस मसले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। अगर पुलिस मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा, हयात बख्श बोला। यूँ मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया है उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है।
आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत है? दानवीर लक्ष्मी नारायण ने उछल कर कहा और बोलते बोलते उनकी आवाज़ ऊंची होती गई। रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ न होगा, रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा। आप लोग जाहिर है मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात बख्श बोला। हम भी नहीं चाहते कि शहर में फसाद हो, मारकाट हो। लक्ष्मी नारायण को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ न बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताते कि कैसे जामा मस्जिद में असला इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे एक गाय को काट डाला गया। यहाँ बोलना तो नक्कू बनने वाली बात थी। शायद यही बेहतर था कि हिंदू सिखों का वफद अलग से डिप्टी कमिश्नर से मिलता, उनके सामने स्याह और सफ़ेद खोल कर रखता। बख्शी जी ने रिचर्ड को संबोधन करते हुए कहा, अगर शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फ़ौज की चौकियां बिठा दी जाएं, तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, फ़ौज का इंतज़ाम तो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर छावनी तो है, पर इसका यह मतलब नहीं कि फ़ौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की। बख्शी जी ने कहा, अगर आप फ़ौज बिठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। रिचर्ड ने सिर हिला दिया। फ़ौज का मैं हुक्म नहीं दे सकता, यह तो आप भी जानते होंगे। डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फ़ौज नहीं बिठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दें, इसी से स्थिति संभल जाएगी। पुलिस की ही चौकियां बैठा दें। इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज़्यादा नहीं फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में ये शब्द कहे मानो उनसे मशवरा मांग रहा है, पर साथ ही उसने रैक में से एक कागज़ उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिख लिया और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है ज़रूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के स्वर में कहा। लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। 2-3 सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं, रिचर्ड कहे जा रहा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहाँ मौजूद हैं। आप सरदार जी को साथ ले लीजिए और सब मिलकर अमन कमेटी बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। वह तो हम करेंगे ही, बख्शी जी फिर उत्तेजित स्वर में बोले, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मारकाट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर एक हवाई जहाज़ ही शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को कान हो जाएंगे कि सरकार बाखबर है। फसाद को रोकने के लिए इतना भी काफ़ी होगा। रिचर्ड ने फिर सिर हिला दिया, मुस्कुराया और कागज़ पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। हवाई जहाज़ों का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहें तो। इतना चुप भी रहना ठीक नहीं, रिचर्ड ने सोचा। यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। आपको तो पंडित नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह के पास जाना चाहिए। सरकार की बागडोर तो उनके हाथ में है। कहते ही रिचर्ड हंस दिया। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी फिर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज़ पुलिस अफसर रॉबर्ट साहब ने ज़बरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर में से निकाला है।
इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वह मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान के किराएदार था। मैं सोचता हूँ शहर की हालत को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता था। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशविरा भी किया था और रिचर्ड ने यह कह दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोज़मर्रा की सामान्य कार्रवाई है। उसे स्थगित करने में कोई तुक नहीं, लेकिन उसने शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया कि वह इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। पेंसिल से कागज़ पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दरियाफ्त करूँगा, और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हर्बर्ट, जो बड़ी उम्र में का अमेरिकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था, धीमी आवाज़ में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर का सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों की भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। रिचर्ड ने फ़ौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज़्यादा ठोस शक्ल में पेश किया। मेरा सुझाव है कि एक बस ले लिया जाए और उस पर लाउडस्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाएं और शहर भर में घूमकर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। रिचर्ड के मुंह से यह शब्द निकलने की देर थी कि बाहर बगीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया था, बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था। सभी बाजार बंद हो गए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर से बहुत दूर था। अगर सचमुच फसाद छिड़ गया है तो उनके लिए अपने अपने घर तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। तभी दूर बंगले के पार किसी तांगे के सरपट दौड़ने की आवाज़ आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज़ आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई, लक्ष्मी नारायण ने घबराकर कहा और उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने कहा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चिक उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उनके साथ आया। आपको भेजने का इंतज़ाम हम करेंगे। कुछ पुलिस के सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज़ पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। आप हमारी चिंता न करें, ज़रूरी यह है कि शहर में गड़बड़ न हो। बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा, अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दें। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी। फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। कुछ दूरी तक के वे एक साथ चलते गए। फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतारकर बगल में दबा ली और भागता हुआ सा सड़क पार करने लगा। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी, जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर को छावनी से अलग करता था। हर्बर्ट अपनी साइकिल पर आया था। वयोवृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके मन में आया कि पूछे कि अमन कमेटी की मीटिंग कब और कहाँ होगी, पर इन लोगों को घबराया देखकर चुप हो गया। अगर फसाद फूट पड़ा है तो मीटिंग अब क्या होगी। हयात बख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चल रहा था और बार बार पीछे की ओर घूमकर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग सभी घूम घूम कर देख रहे थे। कोई बात नहीं, आराम से चलो, इलाका मुसलमानी है, हयात बख्श ने मन ही मन कहा। सड़क के पार सरदार जी कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे लगभग 10 गज की दूरी पर लक्ष्मी नारायण चला आ रहा था।
देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन हो रहा था और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठके खड़े रहे। फिर वे भी ढलान उतरने लगे। आओ टांगा कर लें। पैदल पहुंचने में देर लगेगी, मेहता ने कहा। बख्शी रुक गया। एक टांगा पीछे से आ रहा था। मेहता ने घोड़े की टाप सुनी और सड़क के किनारे खड़ा हो गया और हाथ हिला हिलाकर उसे रुक जाने का इशारा करने लगा। कहाँ जाना है? सांवले रंग का छोटी उम्र की गाड़ीवान ने घोड़े की रास खींचते हुए पूछा। अड्डे तक ले चलो, 2 रुपये होंगे। किस बात के 2 रुपये? मजाक है, पुरानी आदत के मुताबिक बख्शी ने कहा। टांगा चलने को हुआ। बैठो बैठो बख्शी जी, जो मांगता है दो, यह वक्त सौदा करने का नहीं है। चलो बैठो। और मेहता जी पिछली सीट पर बैठ गए। जल्दी से जल्दी शहर पहुंचे। उन्हें टांगे पर चढ़ते देखकर लक्ष्मी नारायण भी मुड़कर उन्हीं की तरफ जाने लगा, लेकिन टांगा चल पड़ा था। लक्ष्मी नारायण सड़क के बीचों बीच खड़े उन्हें देखते रह गए। हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है। बाहरे हिंदुओं, लक्ष्मी नारायण ने शोभ से मन ही मन कहा और छड़ी ठकोरता उन्हीं के कदमों पटरी की ओर वापस लौट गया। इस बीच बाकी 3 व्यक्ति एक दूसरे से काफी फासले पर ढलान उतर रहे थे। लक्ष्मी नारायण से थोड़ा आगे हकीम अब्दुल गनी थे, जो कांग्रेस कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता थे। उनके आगे सरदार जी थे और सबसे आगे हयात पक्ष ने कोट उतारकर कंधों पर डाल लिया था। टांगे पे बैठते ही बख्शी जी ने कहा, कुछ लोगों को टांगे में बिठा लो। किसी को नहीं बिठाओ बख्शी जी, यही बाएं हाथ की सड़क से निकल चलो, वे अपना इंतज़ाम कर लेंगे। मेहता बोला। फिर तर्क देने की कोशिश करने लगा। किस किस को बिठाओगे? बख्शी जी को लगा जैसे टांगे में बैठकर वह कोई भूल कर बैठे हैं। उन्हें मेहता पर खींच उठी, अपने पर खींच उठी कि क्यों वह मेहता तथा अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही जाना चाहिए था। पर फिर भी वह बैठे रहे। टांगा जब हयात बख्श के पास से गुजरा तो हयात बख्श हंसकर बोला, भागते हो कराड़ो, पहले इश्ताल देते हो, बाद में भागते हो। बख्शी जी के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी थी। इसी शहर में दोनों बड़े हुए थे। अलग अलग राजनीति के बावजूद वे एक दूसरे से हंसकर मिलते थे। दोनों का आपस में मजाक चलता था। हयात बख्श ने घूमकर पीछे देखा। अपने पीछे सरदार बिशन सिंह को आता देखकर बोले, बख्शी जी तो निकल गए, अमन करवाने चले थे। यह तो खसलत है इन लोगों की। पर सरदार बिशन सिंह चुप रहा, सिर नीचा किए चलता गया। सबसे पीछे चलते हुए लक्ष्मी नारायण की एक ख्वाहिश हुई कि आगे बढ़कर जैसे तैसे हयात बख्श के साथ हो लें। यह इलाका मुसलमानी था और मुसलमान के साथ साथ चलते हुए वह बेखतर इलाका पार कर जाएंगे। हयात बख्श को जानते भी सभी लोग थे। ठहरो जी, ऐसी जल्दी भी क्या है? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर रुक गए, पर लक्ष्मी नारायण छड़ी पटपटाते सीधे निकलते गए और अंत में हयात बख्श तक ही जा पहुँचे। बहुत बुरी बात होगी अगर शहर में गड़बड़ हो गई, उसने कहा और हयात बख्श के साथ साथ चलने लगा। हयात बख्श लक्ष्मी नारायण का इरादा समझ गया था और इसमें हयात बख्श का अपना हित भी था, क्योंकि पुल पार करने के बाद आगे जाने पर हिंदुओं का मोहल्ला शुरू हो जाता था और हयात बख्श का घर उससे भी आगे था। लक्ष्मी नारायण साथ में होगा तो हिंदुओं का मोहल्ला वह पार करा देगा। यूँ हयात बख्श भी जानता था कि डर खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी लोग शहर के जाने माने बुजुर्ग थे।
कोई उन पर आसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। टांगे में बैठे बख्शी जी मन ही मन बड़े क्षुब्ध और विचलित हो उठे थे। जब भी किसी प्रकार के संकट की स्थिति होती तो वह बड़बड़ाते, साथियों के साथ खींचकर बोलते। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। भावनाओं के रेल के सामने सभी कुछ ढह जाता था। चीलें उड़ेंगी मेहता जी, शहर पर चीलें उड़ेंगी, उन्होंने फिर से कहा और झांक झांक कर टांगे के बाहर देखने लगे। अब तो जो होगा देखा जाएगा, पहले तो शहर पहुंचे। इस पर बख्शी जी तुनक कर बोले, शहर पहुंचकर क्या हो जाएगा, अब तो सिर पर आ गई है। मेहता घबराया हुआ ज़रूर था, लेकिन बख्शी की तरह बौखलाया हुआ नहीं था। डिप्टी कमिश्नर ने बात तो सुनी। पहली डिप्टी कमिश्नर तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। यह क्या कर लेगा, खोती का सिर। बख्शी जी खींच कर बोले, इसने हमारी कौन सी बात सुनी है। फिर बख्शी का दिमाग दूसरी ओर जाने लगा। किसी का एतबार नहीं किया जा सकता, मेहता बोला। मुसलमान का नहीं तो हिंदू का किया जा सकता है, बख्शी ने फिर तुनक कर बोला। देखो बख्शी जी, बात छोटी है मगर दानिशमंद को उसी से पता चल जाता है। मुबारक अली जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। खादी का कुर्ता और खादी की सलवार पहनता है, पर सिर पर पेशावरी टोपी पहनता है, गांधी टोपी नहीं पहनता। मुजफ्फर को छोड़कर कोई भी कांग्रेसी मुसलमान गांधी टोपी नहीं पहनता। बख्शी ने जेब में से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और पगड़ी को बगल में नीचे से निकालकर गोद में रख लिया। हिंदू सभा वालों ने मोहल्ला कमेटियां बनाई हैं, हमसे तो वह भी नहीं हो सकता। मोहल्ले मोहल्ले में अमन कमेटियां ही बना लेते, मेहता ने गर्दन पोंछते हुए कहा। डूब मरो मेहता जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बख्शी जी विफर कर बोले। क्यों, डूब क्यों मरूं, मैंने क्या किया है। दो बेड़ियों के टांग रखना अच्छा नहीं होता, तुम हमेशा यही करते रहे हो। एक टांग कांग्रेस में, दूसरी टांग हिंदू सभा में। तुम समझते हो कि किसी को मालूम नहीं, सभी को मालूम है। अगर फिसाद हो गया तो तुम मुझे बचाने आओगे। नाले के पार का सारा इलाका मुसलमानी है और मेरा घर नाले के सिरे पर है। फिसाद हो गया तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आओगे या बापूजी आकर बचाएंगे। उस वक्त तो मुझे मोहल्ले वाले हिंदुओं का ही आसरा है। छुरा मारने वाला मुझसे यह तो नहीं पूछेगा कि तुम कांग्रेस में थे या हिंदू सभा में थे। अब चुप क्यों हो। डूब मरो मेहता जी, डूब मरो। यही वक्त होता है जब आदमी आदमी के विश्वास पर जाता है। तुमने बहुत माया इकट्ठी कर ली है, तुम्हारी अक्ल पर चर्बी चढ़ती गई है। तुम्हारा घर मुसलमानों के मोहल्ले के पास है तो क्या मेरा हिंदुओं के मोहल्ले में है। तुम्हारा क्या है, तुम तो साधु बैरागी हो, तुम्हारी न रन्न न कन्न, तुम्हें कोई मारकर क्या करेगा। मेहता ने कहा। फिर वह भी उबल पड़ा। कहा था तलीफ को कांग्रेस के दफ्तर में से ना निकालो। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है और हम सब की रिपोर्ट देता है, डायरियाँ लिखता है, तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। फिर भी तुम आस्तीन का सांप पाल रहे हो। उधर मुबारक अली लीगियों के साथ साठगांठ कर रहा है, तुमसे भी पैसे लेता है, लीग वालों से भी लेता है। पक्की ईंटों का मकान उसने बनवा लिया है। पर तुम लोग तो अच्छे हो, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। ले देकर 2-3 मुसलमान तो हमारे बीच में काम करते हैं, उन्हें भी निकाल दें, तुम्हारी अक्ल ठिकाने हैं। एक लतीफ़ बुरा है तो सभी बुरे हो गए। हकीम जी भी बुरे हैं तो तुमसे भी पहले का कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अजीज़ अहमद बुरा है, टांगा ढलान उतर चुका था और पुल की ओर घूम गया था। दाईं ओर इस्लामिया स्कूल बंद पड़ा था। सड़क पर
आमद रफ्त बहुत कम थी। इस्लामिया स्कूल की इमारत के बाहर 4-5 आदमी गांठ बांधे खड़े थे। किसी किसी वक्त कोई तांगा या साइकिल सवार सड़क पर से गुजर जाता था। पीछे अभी भी वे चारों लोग ढलान पर से उतर रहे थे। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौलादाद सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौलादाद, जो बिजली कंपनी में क्लर्क था और मुस्लिम लीग का कारकुन था। क्या कर रहे हो? उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे ना? मिल आए हैं। वहाँ उसके पास बैठे ही थे कि बाहर शोर हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहाँ से निकल आए। शहर की क्या खबर है? तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रत्ते के पास सुनते हैं कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है? पीछे ठीक है। इतने में हकीम अब्दुल गनी और सरदार बिशन सिंह भी पहुंच गए। कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे थे। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, इसलिए बिशन सिंह को इनके साथ साथ चलने में संकोच नहीं हुआ। फसाद होना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण बोला। बहुत बुरी बात है। मौलादाद ने बड़ी तीखी नज़र से लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। आप लोगों का बस चले तो आप तो फसाद करवा कर ही छोड़ेंगे। हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नज़र हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौलादाद का पारा तेज हो गया। यह हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था? यह किसकी नुमाइंदगी करने गया था? तीनों चुप हो गए। हकीम जी सुना अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा किए पुल की दिशा में देखने लगे, पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा था। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। देखिए मौलादाद साहब, हकीम जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा, आपका जो मन आए मुझे कहिए, पर सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आज़ादी का है, अंग्रेज़ से ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमान का नहीं। चुप रहे कुत्ते, मौलादाद ने चीख कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और होठ कांप रहे थे। छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है। क्षण भर के लिए लक्ष्मी नारायण की टांगों में पानी पर भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था। उसने स्थिति संभाल ली। जाइए जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो तांगे पर बैठकर निकल गए हैं, आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे थे। सरदार जी भी उनके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मी नारायण ज्यों का त्यों खड़ा रहा। घर जा रहे हो? मौलादाद ने हयात बख्श से पूछा। लीग के दफ्तर में नहीं चलोगे? मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादाद समझ गया कि हयात बख्श ने क्यों लक्ष्मी नारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मी नारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी, हमारे रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण आगे बढ़ गए। 12 बजे के करीब लीज़ा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई। पर्दे को थोड़ा हटाकर लीज़ा ने बाहर झांक कर देखा। बरामदे के बाहर चिलचिलाती धूप सारे बाग को ढके थी। लगता था जैसे कांच चमक रहा है, लगता जैसे ज़मीन में से कोई चीज़ कांप कांप कर निकल रही है, हवा में थरथरा रही है। अभी से धूप इतनी तेज़ हो गई थी। उसने पर्दा गिरा दिया। अंगीठी के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र एक बुत पर पड़ी जो अंगीठी के बीचों बीच रखा था। बढ़ी हुई तोंद वाला कोई हिंदू देवता, जिसके माथे पर लाल और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची थी, बैठा हंस रहा था। उसे देखकर लीज़ा को मतली सी आने लगी।
उसे यह बुत बड़ा घिनौना लगा। रिचर्ड इसे कहाँ से लाया है? वह बड़े कमरे में आ गई। जगह जगह रखी प्रतिमाओं और बुतों को देखकर उसे जड़ता का सा भास हुआ, जैसे वहाँ पर प्रतिमाएं नहीं, मृत बुद्धों की सिर रखे हों, जिन्हें अकेले में देखकर कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी। किताबों और मूर्तियों से भरे इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में घूमती तो उसे लगता जैसे बुद्ध के बुत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। रिचर्ड के चले जाने पर इन सभी चीज़ों में जड़ता आ जाती थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अकेली रह जाती थी। दिन भर उसे इन्हीं बुतों और किताबों के ढेरों के साथ बिताना पड़ता था। दिन भर अकेले इन्हीं को देख देख कर वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रही। वह बुद्ध की प्रतिमा के सामने जा खड़ी हुई। मन बहलाव के लिए उसने बिजली का बटन दबाया। सचमुच बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसने बिजली बुझा दी। मुस्कान ओझल हो गई। उसने फिर से बटन दबाया। मुस्कान फिर से लौट आई और उसे लगा जैसे बुद्ध कनखियों से उसकी ओर घूर रहा है। उसने झट से बिजली बुझा दी। लीज़ा अपने कमरे में चली गई। अंदर पहुंचते ही उसे हल्की सी टुन टुन की आवाज़ सुनाई दी। एन पलंग के पीछे खिड़की के सामने कांसे की बनी छोटी सी घंटी लटक रही है। हर बार हवा का झोंका आने पर घंटी टुनटुनाने लगती थी। बहुत ही धीमी और मीठी सी टुनटुनाहट की आवाज़ से उसमें से सुनाई देती थी, जैसे वह आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। सारा वक्त कमरे में मधुर टुनटुनाती आवाज़ बनी रहती थी। घर में यह चीज़ नई थी। लीज़ा के लौटने से पहले ही रिचर्ड ने उसे कहीं से लेकर उसके कमरे में टांग दिया था। लीज़ा को उपहार देने के लिए, उसे खुश करने के लिए रिचर्ड उसे लाया था। तभी खटाक का शब्द हुआ। लीज़ा ने घूमकर बाईं ओर देखा। उसे पहले तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। एक छिपकली वहाँ औंधी पड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, जैसे तड़प रही हो। लीज़ा सिर से पांव तक सिहर उठी। छिपकली दीवार पर से बिजली की बत्ती के पास से गिरी थी। शीघ्र ही छिपकली ने हिलना डुलना छोड़ दिया। लीज़ा समझ गई कि वह मर गई है। गर्मी बढ़ रही थी और आए दिन छिपकलियाँ मर रही थीं। अनगिनत कमरों के बावजूद बंगला पुराना था। अंग्रेज़ों की अमलदारी ने पंजाब में जब अपने पैर जमाए थे तभी का था। 2 बरस पहले ऐसे ही एक बंगले से नौकरों के क्वार्टरों में से 1.5 गज का लंबा सांप निकला था। वह कभी खाटों के नीचे घुस जाता, कभी लहराता हुआ बरामदे के दीवार के साथ साथ रेंगने लगता। पर इस घटना के बाद उसके लिए बंगले में रह पाना असंभव हो गया था। डर के मारे उसने कई दिन तक कपड़ों की अलमारी नहीं खोली थी कि अलमारी में कोई फनियर सांप नहीं बैठा हो। और इसी मनस्थिति में वह विलायत लौट गई थी। लीज़ा ने दरवाजे के पास कॉल बेल का बटन दबाया और स्वयं कमरे से निकलकर बाहर आ गई। जब लीज़ा भारत आई थी तो बहुत सी योजनाएं बनाकर कि वह भारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठे करेगी, खूब घूमेगी, तस्वीरें उतारेगी, शेर की पीठ पर बैठकर तस्वीर खिंचवाएगी, साड़ी पहनकर घूमा करेगी और जाने क्या क्या। यहाँ उसे मिली थी चिलचिलाती धूप, बड़े बंगले का कारावास, कभी न खत्म होने वाली दिन और गौतम बुद्ध की बुत और छिपकलियाँ और सांप। बंगले के बाहर के जीवन में भी वैसी ही एक रास्ता थी। क्लब, अंग्रेज़ अफसर की पत्नियाँ, कमिश्नर की पत्नी। कमिश्नर स्वयं इतनी अधिक कमिश्नरी नहीं करता था जितनी उसकी पत्नी करती थी। ब्रिगेडियर की पत्नी का सभी स्त्रियों के साथ छोटाई और बड़ाई के आधार पर मेल मिलाप था और बड़े अफसरों की पत्नियां अधिक थीं, क्योंकि तब रिचर्ड छोटा अफसर था।
शनिचर की रात क्लब में डांस होता, आए दिन पार्टियां होती, पर लंबे दिन फिर भी काटे नहीं कटते। और तभी उसे बियर पीने की लत पड़ गई थी। कमरों में आती जाती वह ऊब उठती और बियर के गिलास भर लेती। ऊब से बचने का और कोई उपाय नहीं था। तुम्हारी रगों में ज़रूर जर्मन खून दौड़ता होगा, जो तुम्हें बियर इतनी ज़्यादा पसंद है, रिचर्ड मजाक में कहता। लेकिन लीज़ा की यह आदत बढ़ती गई थी। कभी कभी लंच के समय रिचर्ड घर लौटता तो लीज़ा की आंखें चढ़ी होती और वह अस्त व्यस्त सोफे पर पड़ी होती। चुम्बनों और आलिंगनों और हिचकियों के बीच वह बार बार कसमें खाती कि अब ज़्यादा बियर नहीं पिएगी। लेकिन अगले ही दिन फिर वक्त काटे नहीं कटता। अब की बार वह अधिक स्वस्थ होकर आई थी। उसने सोचा था अब की बार वह न केवल रिचर्ड की दिलचस्पियों में शामिल होगी, बल्कि उसके प्रशासन के काम में भी रुचि लेगी और सार्वजनिक कामों में भी भाग लेगी। जानवरों की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली संस्था क्या काम करेगी, उसने मन ही मन सोचा। मुझे उसमें क्या काम करना होगा। लीज़ा के मन में ज़ोरों की ललक उठी कि खानसामा जब आए तो उसे बियर लाने के लिए कहे। खानसामा नया था और उसकी इस कमज़ोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या वह स्वयं गली गली सड़क सड़क घूमेगी, घोड़ों और आवारा कुत्तों को एक एक करके मरवाती फिरेगी? यह कैसा काम होगा? या वह ज़िले के प्रथम महिला होने के नाते प्रधान बनी रहेगी और काम निचले लोग करेंगे? लीज़ा की मनस्थिति विचित्र हो रही थी। एक ओर ऊब का भय और दूसरी ओर ज़िले के प्रथम महिला जिलाधीश की पत्नी होने का गर्व। दर्जनों नौकर चाकर, इतना बड़ा बंगला जो एक ओर भाएं भाएं करता था, दूसरी ओर उसे प्रभुता का भास देता था। मेम साहब, खानसामा सामने खड़ा था। हमारे कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर छिपकली मरा है, उसे उठाओ जाओ, उसने दबदबे से कहा। खानसामा ने सलाम किया, हुजूर, कहा और वहाँ से चला गया। लीज़ा चलती हुई फिर बरामदे की खिड़की के पास आ गई। पर्दा उठाने पर फिर उसे तपते कांच जैसी चौंधियाती धूप का साक्षात्कार हुआ। पर साथ ही बरामदे में एक ओर लगी छोटी सी मेज़ पर रिचर्ड के दफ्तर के बाबू बैठा नजर आया, जो चिट्ठियां छांट रहा था। काले रंग की छोटी उम्र के बाबू, जिसके सफ़ेद दांत बहुत चमकते थे और जो हर वाक्य के साथ रिचर्ड से यस सर 2 बार ज़रूर कहता और दाएं बाएं सिर हिलाता। उसे देखकर लीज़ा मुस्कुरा दी। बाबू अंग्रेज़ी जानता था और उसे अंग्रेज़ी में बातें करते सुनकर लीज़ा को बड़ा मनोरंजन हुआ था। लीज़ा खाने वाले कमरे के रास्ते बरामदे में आ गई। बाबू, रिचर्ड की देखा देखी लीज़ा ने भी उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। बाबू अपनी फाइल संभालता हुआ भाग कर लीज़ा के सामने आ खड़ा हुआ। यस सर, यस मैडम। बाबू के चेहरा सांवला था और दांत बेहद सफ़ेद, और बाबू के शरीर का प्रत्येक अंग जैसे उसके धड़ के साथ पेचों से जोड़ा गया था, क्योंकि उसका कोई न कोई अंग हर वक्त झटका खाकर टेढ़ा हो जाता था। कभी दायां कंधा झुक जाता, कभी बायां घुटना झुक जाता, पर मुंह हर वक्त खुला रहता था और सफ़ेद दांत सारा वक्त झिलमिलाते रहते। यू हिंदू बाबू? यस मैडम, बाबू ने तनिक झेंप कर कहा। लीज़ा अपनी सूझ पर खिल उठी। आई गेस्ड राइट, यस मैडम। लीज़ा उसकी ओर देखती रही। देखते ही देखते वह दुविधा में पड़ गई। उसने किस आधार पर कहा था कि वह हिंदू है? पोशाक में उसने पतलून कोट टाई पहन रखे थे। वह सोच में पड़ गई। कौन से चिन्ह होते हैं जिनसे हम एक हिंदू को पहचान लेते हैं? फिर वह उठ खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों में कुछ ढूंढती रही। बाबू झेप गया। 31 साल का बाबू पिछले 10 साल से दफ्तर में स्टेनो का काम कर रहा था। लीज़ा ही पहली डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी जो बेतकल्लुफ़ी से उसके साथ बातें करने लगी थी। अन्य डिप्टी कमिश्नरों की पत्नियां बड़ी रुखाई और उपेक्षा से उससे पेश आया करती थीं। बरामदे के सिरे पर किचन की एक ओर जाने वाली छोटे से आंगन में खानसामा बाग का माली और
किचन का रसोइया खड़े थे और उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे। नो, इट इज़न्ट देयर, लीज़ा बोली। बाबू को सिर से पैर तक झुरझुरी हुई। झेप में उसके मुस्कुराते होठ कांप रहे थे। यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड अ लाई। नो मैम, आई एम अ हिंदू, एक ब्राह्मण हिंदू। ओ नो, देन वेयर इज योर टफ्ट? बाबू डर रहा था। शहर में दंगे की आशंका थी और वह कठिनाई से बचता हुआ दफ्तर पहुंचा था। पर लीज़ा की बात सुनकर वह आश्वस्त सा महसूस करने लगा। काले चेहरे से उसके सफ़ेद दांतों की लड़ी चमक उठी। आई हैव नो टफ्ट मैडम। देन यू आर नो हिंदू। लीज़ा ने अपनी तर्जनी उसकी ओर हिलाते हुए हंसकर कहा। यू टोल्ड अ लाई। नो मैडम, आई एम अ हिंदू। टेक ऑफ योर कोट बाबू, लीज़ा ने कहा। ओह मैडम। बाबू फिर झेप गया। टेक ऑफ, हरी। बाबू ने मुस्कुराते हुए कोट उतार दिया। वेरी गुड, नाउ अनबटन योर शर्ट। व्हाट मैडम? डोंट से व्हाट मैडम, से आई बेग योर पार्डन मैडम। ऑल राइट, अनबटन योर शर्ट। बाबू निस्सहाय सा लीज़ा के सामने खड़ा रहा। फिर नेकटाई के नीचे हाथ डालकर एक एक करके 3 बटन खोल दिए। शो मी योर थ्रेड। व्हाट मैडम? योर थ्रेड। व्हाट मैडम? शो मी योर हिंदू थ्रेड। बाबू समझ गया। मेम साहब यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही थी। बाबू के यज्ञोपवीत नहीं था। 10वीं जमात पास करके कॉलेज में आने पर उसने चुटिया कटवा ली थी और 12वीं जमात में प्रवेश करने पर उसने यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया था। आई हैव नो थ्रेड मैडम, उसने खिसियाई सी मुस्कान के साथ कहा। नो थ्रेड? देन यू आर नो हिंदू। आई एम अ हिंदू मैडम। आई स्वेयर बाय गॉड, आई एम अ हिंदू। वह फिर से डरने लगा था। नो, यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड अ लाई। आई शैल टेल योर बॉस अबाउट इट। बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। कमीज के बटन बंद कर कोट पहनते हुए उसने घबरा कर कहा। I tell you sincerely, madam, I am a Hindu. My name is Roshan Lal. Roshan Lal? But the cook's name is Roshan Deen, and he is a Mussalman. Yes, madam. बाबू बोला। उसके लिए समझाना कठिन हो गया। He is Roshan Deen, madam. I am Roshan Lal. I am a Hindu. He is a Muslim. No, Richard told me you people have different names. फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली। नो बाबू, यू टोल्ड अ लाई। आई शैल टेल योर बॉस। बाबू का गला सूख रहा था और दिल धड़कने लगा। शहर में गड़बड़ के कारण ही तो यह पूछताछ नहीं हो रही है। मेम साहब चाहती क्या है? सहसा लीज़ा अब उठी। गो बाबू, आई शैल टेल एवरीथिंग टू योर बॉस। बाबू ने बरामदे के फर्श पर से अपनी फाइल उठाई और पीछे को मुड़ गया। अभी वह बरामदा लांघ कर जा ही रहा था जब लीज़ा ने फिर से आवाज़ लगाई। बाबू। बाबू मुड़ा। कम हियर। नज़दीक आने पर लीज़ा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। वेयर इज़ योर बॉस? इन द ऑफिस मैडम। ही इज़ वेरी बिजी मैडम। ऑल राइट, गो, यू एंड योर बॉस, गो, गेट आउट ऑफ हियर, उसने चिल्लाकर कहा। यस मैडम, और बाबू फिर कांपता हुआ मुड़ गया। बाबू के चले जाने के बाद लीज़ा को जैसे मतली आने लगी। उसका हंसोड़ मूड फिर विरक्ति और वितृष्णा में बदलने लगा। बाबू को कंधे झुकाए हुए जाता देखकर उसे लगने लगा जैसे कोई लसलसा सा जीव जा रहा है। न जाने रिचर्ड कैसे इन लोगों के साथ दिन भर काम कर सकता है। एक गहरी हुक सी उसके मन में उठी और वह उन्हीं कदमों बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़ गए। ये था 7वां अध्याय का अंत। प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगले भाग में मैं 8वां अध्याय लेके आऊँगी और एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। प्लीज़ आप लोग चारों भाग देख लें। धन्यवाद।